तो बेटा कोई भी स्केलेटल मसल बहुत सारे मसल के बंडल से मिलके बना होता है और उन मसल के बंडल्स को हम लोग फेसिकल्स कहते हैं। मैंने बताया क्या कि कोई भी स्केलेटल मसल बनी होती है से या मसल के बंडल से में जो नाम दिए गए हैं उन मसल बंडल को फेसिकल्स नाम दिया गया है और ये बहुत सारे फेसिकल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। दीज फेसिकल्स आर कनेक्टेड थ्रू या बाय अ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज नोन एज फेसिया। कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू फेसिया से ये कनेक्टेड होते हैं और इन्हीं फेसिकल्स को अगर आप और ज्यादा एनलार्ज करके देखो और तो वहां पे आपको फाइनली मायोफाइब्रिल्स देखने के लिए मिलेंगे। अभी तक ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, अब मैं डायग्रामेटिकली इसी बात को समझाऊंगा। देखिए सपोज ये एक बहुत बड़ा मसल का बंडल था, मसल के बंडल में यहाँ पे कुछ इस तरीके से छोटे छोटे बंडल्स लगे हुए थे। ठीक है जी, तो ये पूरा एक बड़ा मसल ले लिया स्केलेटल। तो ये जो इसके अंदर लगे हुए हैं इन्हें मैं फेसिकल्स कह रहा हूँ, ये सारे जो गोल गोल है ये सब फेसिकल्स है और इन फेसिकल्स को जोड़ के रखने का काम कर रहा है कोलाजिनस टिश्यू। अब उसके अलावा उसमें कोलाजिनस टिश्यू को भी कैटेगराइज किया हुआ है। जो इसको सबसे ऊपर एक लेयर कोलाजिनस टिश्यू की कवर करके रखेगी उसको बेटा हम लोग नाम दे देते हैं एपीमाइसियम। एपीमाइसियम और इन सबको आपस में जोड़ के रखने वाले जो कनेक्टिव टिश्यू होगा इसे हम लोग नाम देंगे पेरीमाइसियम। इसे हम लोग नाम देंगे पेरीमाइसियम। और ये जो मसल के बंडल्स मैंने आपको यहाँ पे अंदर दिखाए जो एक दूसरे से पेरीमाइसियम से जुड़े हुए थे, अगर मैं इसी एक मसल बंडल को और एनलार्ज करके दिखाऊं तो इसके अंदर भी और छोटे छोटे मसल के बंडल्स होते हैं, इनके अंदर भी और छोटे बंडल्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक को और एनलार्ज करके देख लेते हैं। तो मैंने एक मसल बंडल को एनलार्ज किया तो यहाँ पे देखा कि ये इसके अंदर और छोटे छोटे मसल के बंडल्स थे। अब ये जो मसल के बंडल्स अंदर इसके प्रेजेंट है ये भी किसी चीज से कनेक्टेड है, तो जिस आपस में कनेक्टेड है उसे हम लोग कहते हैं एंडोमाइसियम, दैट इज नोन एज एंडोमाइसियम। तो एंडोमाइसियम से ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एपीमाइसियम सबसे ऊपर वाली लेयर, फिर उसके अंदर जो बंडल्स थे उन्हें जोड़ने के लिए पेरीमाइसियम हो गया। पेरीमाइसियम के अलावा जो मेन फेसिकल के अंदर बंडल्स थे उन्हें जोड़ रहा है एंडोमाइसियम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंडोमाइसियम और एंडोमाइसियम के अंदर जो ये वाला टिश्यू है या फाइबर है इसको मैं और एनलार्ज करके देखूंगा तो इसके अंदर और आपको छोटे छोटे बंडल्स मिलेंगे और फाइनली जब इसे हम देखेंगे तो ये आपका सबसे छोटा फाइब्रिल आएगा। दिस इज मायोफाइब्रिल। तो आप देखिए हम लोगों ने कितने टाइम उसको खोला तब जाके हमें सबसे छोटा फाइबर मिला है इसका, जिसे मैं मायोफाइब्रिल कह रहा हूँ। अच्छा, इस मायोफाइब्रिल को बनाने के लिए और दो छोटी प्रोटीन्स होंगी जिन्हें एक्टिन और मायोसिन कहते हैं, अभी देखेंगे उसके स्ट्रक्चर को भी। तो ये जो मायोफाइब्रिल यहाँ पे प्रेजेंट था इसके ऊपर, इसी पे आपको स्ट्राइटेशंस देखने के लिए मिलेंगे। मतलब कहने का ये है कि इसके ऊपर आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रिप पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। और अगर मैं इसी स्ट्रिप बड़ा करके दिखाऊं, आपको एनलार्ज करके दिखाऊं, तो ये कुछ ऐसा सा आपको नजर आएगा। मतलब कहने का ये है कि ये एक बड़ा सा मायोफाइब्रिल आपके सामने मैंने बना दिया। तो इस मायोफाइब्रिल के अंदर क्या होता है बेटा, ये इस तरीके से ये एक्टिन है, ठीक है, ये एक्टिन है, ये पूरा एक्टिन कर लीजिए, चलो ऐसा कर लीजिए, लेकिन मजेदारी आएगी नहीं इसमें, बीच में पड़ेगा। खैर, ये एक्टिन कर लीजिए और यहाँ पे इस तरीके से ये
मायोसिन को कर लीजिए, और एक लाइन से इसको क्रॉस कर दीजिए, एक लाइन से इसे क्रॉस कर दीजिए इस तरीके से। मैं ये वाले स्ट्रक्चर को यहाँ पे बना रहा हूँ, तो आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, कि कुछ इस तरीके यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जिसमें ये जो बीच में मैंने बनाया है ये तो मायोसिन नाम की एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बनाई है, और जो ऊपर में ये दोनों ही ग्रीन से हो गए, तो मैं इसे रेड कर देता हूं। तो ये जो रेड कलर से बनाई गई है इसे मैं एक्टिन कह रहा हूं। एक्टिन आइसोट्रॉपिक बैंड को बनाता है या आई बैंड को बनाता है, और बीच वाला जो मायोसिन है ये ए बैंड या एनाइसोट्रॉपिक बैंड को बनाने का काम करेगा, और ये इस मायोफाइब्रिल का एनलार्ज पार्ट है। तो यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि ये जो है एक लाइन ये एक्टिन की है, ये आइसोट्रॉपिक बैंड को देगा, और ये जो बीच वाला पार्ट है जिसे मैं कह रहा हूं मायोसिन, मायोसिन एन आइसोट्रॉपिक बैंड को देगा, ये एन आइसोट्रॉपिक बैंड को देगा। और आइसोट्रॉपिक बैंड को शॉर्ट में हम लोग आई बैंड कह देते हैं, और एन आइसोट्रॉपिक बैंड को शॉर्ट में ए बैंड नाम दे दिया जाएगा। और जो जो लाइन इन बैंड्स को बाइसेक्ट करती हुई जा रही थी, इस लाइन को जेड लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाइन थी ये एक जेड लाइन है, और ये एक जेड लाइन है, ये एक जेड लाइन है। और ध्यान से सुनिएगा, जो दो जेड लाइन के बीच में पार्ट प्रेजेंट है, मतलब ये जेड लाइन और ये जेड लाइन के बीच में जो पार्ट है उसी को हम लोग एक सार्कोमेयर कहते हैं। मतलब हमारी मसल का सबसे छोटी यूनिट ये सार्कोमेयर होती है। जिस तरीके से लाइफ की सबसे छोटी यूनिट सेल है, ब्रेन में सबसे छोटी यूनिट न्यूरॉन है, किडनी की सबसे छोटी यूनिट नेफ्रॉन है, ठीक है, बोन की सबसे छोटी यूनिट ऑस्टियोसाइट्स हैं, इसकी कार्टिलेज की कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, लिवर की हेपेटोसाइट्स हैं, मतलब हर चीज की एक छोटी यूनिट है। तो यहाँ पे मसल की जो सबसे छोटी यूनिट है उसका नाम है सार्कोमेयर। मेरी बात समझ में आई आपको? तो सार्कोमेयर आपको यहाँ मिलेगा। अच्छा, सार्कोमेयर, बहुत सारे सार्कोमेयर मिलके इस मायोफाइब्रिल को बना रहे हैं, फिर मायोफाइब्रिल का एक बंडल मिल, बहुत सारे मायोफाइब्रिल का बंडल मिलके एक बंडल को बना रहा है, फिर वो बंडल मिलके एक बड़े बंडल को बना रहे हैं, फिर ऐसे बहुत सारे बंडल मिलके एक बड़े बंडल को बना रहे हैं, तब जाके स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर बन पा रहा है। मेरी बात आपको समझ में आई? तो यहाँ पे जो ये सार्कोमेयर है, इस सार्कोमेयर को हम लोग नाम देते हैं कि इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का सबसे बेसिक छोटा और फंक्शनल यूनिट यही सार्कोमेयर होता है। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पे ये जो जेड लाइन थी इनके बीच में एक सार्कोमेयर मैंने बताया। अब यहाँ पे जो रेड कलर से लाइन बना रखी है आप ये देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और इसमें एक छोटा सा मैं करेक्शन और कर दे रहा हूं कि अगर इसे कायदे से बनाऊं, एक एक सार्कोमेयर को कायदे से बनाऊं तो वो कुछ ऐसा सा दिखाई देगा। बेटा ध्यान से सुनिएगा, वो कुछ ऐसा सा दिखाई देगा। वो कुछ ऐसा सा दिखाई देगा। तो जो बीच में था ये मायोसिन है, और जो बाहर रेड कलर से बनाई है ये एक्टिन है, और एक्टिन वाली लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है जेड लाइन, जेड लाइन। तो अब इसमें जेड लाइन तो ये हो गया, यहां से लेके यहां तक देखो कहां तक ये जो पार्ट जा रहा है, मायोसिन को कंसिडर नहीं करना है, केवल एक्टिन एक्टिन को करना है।
तो ये पार्ट कहलाएगा ए बैंड, सॉरी आई बैंड। और यहां से लेके यहां तक वाला पार्ट, ये पूरा बैंड, यहां दोनों लाइन के बीच में ये वाला हिस्सा जिसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों आ रहे, देखो एक्टिन वाला पार्ट भी, मायोसिन भी है, एक्टिन भी है, मायोसिन भी है, एक्टिन भी है, ये कहलाएगा ए बैंड, एनाइसोट्रॉपिक बैंड। और इनके बीचों बीच में यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाएगा एच जोन या हेंसल्स जोन। और इसके बिल्कुल सेंटर से एक पास करा देते, इसके बिल्कुल सेंटर से एक लाइन पास करा देते हैं, उस लाइन जोन के बीच से जो पास हो रही है उसे कहते हैं एम लाइन। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर था सार्कोमेयर का, जिसमें ये आई ए जेड लाइन, एच जोन, एम लाइन, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो आई बैंड के अंदर आप देखिएगा, आई बैंड के अंदर केवल एक्टिन है, ए बैंड के अंदर एक्टिन एज वेल एज मायोसिन है, एच जोन में केवल मायोसिन है, और सेंटर से एम लाइन एच जोन के पास हो रही है मायोसिन के बीचों बीच से। अब अगर हम लोग एक्टिन और मायोसिन के डिटेल्ड स्ट्रक्चर को देखें कि एक्टिन और मायोसिन किससे मिलकर बना है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है जिसे हम लोग कहते हैं, एक्टिन के लिए जी एक्टिन और एक्टिन, और मायोसिन के लिए मीरोमायोसिन। देखिए उनका स्ट्रक्चर भी है। तो यहाँ पे मैं पहले एक्टिन के बारे में बता रहा हूँ कि एक्टिन का स्ट्रक्चर क्या है, और इधर मैं मायोसिन का बताऊंगा कि मायोसिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बड़ी ध्यान से समझिएगा। देखिएगा एक्टिन जो है, अभी तो मैंने एक बिल्कुल लाइन से बनाया, सीधी लाइन बनाई है, लेकिन एक्टिन कैसे बनता है, एक्टिन को बनाने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम लोग जी एक्टिन कहते हैं। जी एक्टिन, जी का मतलब है ग्लोबुलर एक्टिन, ग्लोबुलर मतलब ऐसा गोल सी कुछ एक्टिन का मॉलिक्यूल है। तो जब बहुत सारे जी एक्टिन एक साथ पॉलीमराइज कर जाते हैं, जब जी एक्टिन बहुत सारे एक साथ पॉलीमराइज कर जाते हैं, तो ये एक फिलामेंट बना लेते हैं जिसे हम लोग एफ एक्टिन कहते हैं या फिलामेंटस एक्टिन कह देते हैं। इसे हम लोग फिलामेंटस एक्टिन कह देते हैं, फिलामेंटस एक्टिन कह देते हैं। और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब दो एफ एक्टिन एक दूसरे के ऊपर हेलिक्स बना ले, दो एफ एक्टिन एक दूसरे के ऊपर हेलिकल फॉर्म में रैप हो जाएं, इस तरीके से हेलिकल फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर रैप्ड हैं, तो दो एफ एक्टिन ने मिलके एक एक्टिन को बनाया। दो एफ एक्टिन जब हेलिकल फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर रैप्ड थे तो जाके एक एक्टिन बना। मेरी बात सभी को क्लियर है यहाँ पे? अब क्या होता है, एक्टिन को पूरी चारों तरफ से कवर करने के लिए एक प्रोटीन होती है जिसे हम लोग ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। ट्रोपोमायोसिन इस पूरे हेलिक्स को कवर करके रखेगी। ट्रोपोमायोसिन इस पूरे हेलिक्स को ऊपर से रेगुलर पूरा रैप करके रखती है। और इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक 3 सब यूनिट से बनी हुई एक और प्रोटीन जुड़ी होती है जिसे हम लोग नाम देते हैं ट्रोपोनिन। ये 3 सब यूनिट से बनी हुई प्रोटीन है जिसे हम लोग नाम देते हैं ट्रोपोनिन। तो ये स्ट्रक्चर ये वाली लाइन है, ये रेड वाली जो लाइन थी ना, वो रेड वाली लाइन की जगह ये होना चाहिए था। इसको उठा के आप वहां पे रख दीजिए, बिल्कुल फिट बैठेगा। क्लियर है मेरी बात? क्या कर रही हो दीदी आप? हैं नशे में हो? नहीं, ढक्कन तो गिर गया, ढक्कन के साथ करके आ रही थी जो, ढक्कन गिर गया, खेल ली होगी बैठ के। इधर देखिए मायोसिन के बारे में। मायोसिन बना होता है एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से जिसे मीरोमायोसिन कहा जाता है। मीरोमायोसिन में 2 पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग हैवी मीरोमायोसिन और एक होता है लाइट मीरोमायोसिन। अब कैसे होगा ये मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर? तो देखिए ये एक मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर है जो मैं आपके सामने बना रहा हूं। तो यहाँ पे ये जो आगे वाला हिस्सा है इसका, जिसमें इसका हेड वाला पार्ट और छोटा सा शॉर्ट आर्म वाला हिस्सा, हेड और शॉर्ट आर्म, HMM
हैवी मीरोमायोसिन को दिखाता है, ये हैवी मीरोमायोसिन को शो करता है। और ये जो हैवी मीरोमायोसिन है ये मायोसिन के हेड को और शॉर्ट आर्म को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ जो पीछे वाला हिस्सा है, जो टेल वाला पार्ट है, ये LMM होता है, जिसे हम लोग लाइट मीरोमायोसिन कहेंगे, लाइट मीरोमायोसिन। और ये जो लाइट मीरोमायोसिन है ये इसके फर्दर आर्म और जो टेल वाला हिस्सा है उसे बनाने का काम करता है। तो ये जब दो मीरोमायोसिन एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं तो एक जो है मायोसिन फिलामेंट बनता है। जैसे ये एक मैंने आपके सामने बना दिया मायोसिन, और यहाँ पे दूसरा बना दिया मैंने मायोसिन। अब ये दोनों मीरोमायोसिन को एक दूसरे के साथ में मैंने रैप कर दिया, तो ये जब जाके ये मायोसिन बन गया। अच्छा, इसके हेड वाले पार्ट में एक स्पेसिफिकेशन है। इसके हेड में एक्टिन से बाइंड करने की साइट होती है एक तो इसके हेड में एक्टिन से बाइंड करने की साइट होती है, एक्टिन बाइंडिंग साइट कह लीजिए आप उसे, जिसे आप एक्टिन बाइंडिंग साइट नाम देंगे। और दूसरा आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इसके अंदर ATP से बाइंड करने की साइट भी होगी। ठीक है, यहाँ पे ATP बाइंडिंग साइट भी होती है। अब ये सब क्यों होती है, ATP बाइंडिंग साइट क्यों है, या ये एक्टिन बाइंडिंग साइट क्यों है, तो उसे भी मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा। तो अब यहाँ पे ये जो दो बने हुए हैं ना, ये एक मायोसिन है, और इस मायोसिन के अंदर आपको एक्टिन बाइंडिंग साइट मिलेगी, एक्टिन बाइंडिंग साइट मिलेगी और ATPase साइट मिलेगी, जहाँ पे ATP हाइड्रोलाइज होगी। ठीक है जी। अब इसी बात को आप अलग तरीके से समझिएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे मैं फिर से इस फिलामेंट को बना रहा हूँ, लेकिन अब की बार थोड़ा अलग तरीके से फिलामेंट को बनाऊंगा। तो देखिएगा, यहाँ पे मैंने पहला एक्टिन बना दिया, यहाँ पे मैंने दूसरा एक्टिन बना दिया। अब इसको मैंने हेलिकल फॉर्म में इस तरीके से बना दिया, इसका भी मैंने हेलिक्स बना दिया। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक और एक्टिन बना दिया और एक हेलिक्स को इसके ऊपर रैप करा दिया, और यहाँ पे मैंने एक एक्टिन को बना दिया और उसके दूसरे एक्टिन को इसके चारों तरफ रैप करा दिया। फिर मैंने ट्रोपोमायोसिन को इसके ऊपर रैप कर दिया, ट्रोपोमायोसिन को इसके ऊपर रैप कर दिया, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे मैंने ट्रोपोनिन को लगा दिया है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बीच वाला जो मायोसिन वाला पार्ट है उसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये मायोसिन वाला पार्ट मैंने यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पे मैंने मायोसिन को दिखा दिया। ऐसे होता है ये स्ट्रक्चर। आ रही है मेरी बात समझ में कि मायोसिन कैसा दिखता है, और एक्टिन मायोसिन दोनों मिलकर किस तरीके के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करवाएंगे। अब बेसिकली क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये जो इसका हेड वाला पार्ट था, इसके हेड वाले पार्ट में एक्टिन से बाइंड करने वाली साइट थी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एक्टिन बाइंडिंग साइट, तो यहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइट है। अब चूंकि यहाँ पे इसके पास में एक्टिन बाइंडिंग साइट है तो ये एक्टिन से बाइंड करना चाहेगा। यहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइट है तो ये एक्टिन से बाइंड करना चाहेगा, लेकिन ये बाइंड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि एक्टिन, ये जो फिलामेंट है ऊपर वाला एक्टिन, इस एक्टिन के ऊपर ट्रोपोमायोसिन है, और ट्रोपोमायोसिन को ट्रोपोनिन ने मास्क किया हुआ है। तो ट्रोपोनिन क्या करता है, इस मायोसिन के हेड को इस जगह लगने से रोकने का काम करता है। ये तभी जुड़ेगा जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होना होगा, बेमतलब थोड़ी ना जुड़ जाएगा। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तभी ये हेड वाला पार्ट इसके साथ में क्रॉस ब्रिज बनाएगा, ये ट्रोपोनिन वहां से हट जाता है। अब हटेगा किस कंडीशन में, उसके लिए भी आपको एक बात समझनी पड़ेगी। ये बात यहां तक समझ में आई क्या हुआ, कि ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन क्या कर रहे थे, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन का काम था एक्टिन के ऊपर मायोसिन हेड की बाइंडिंग साइट को मास्क करना। मास्क करना मतलब छिपा के रखना, ताकि मायोसिन हेड एक्टिन के ऊपर जुड़ ना पाए। क्लियर है मेरी बात। और ये ट्रोपोनिन किस कंडीशन में हटता है, तो ट्रोपोनिन एक कंडीशन में हटेगा जब ये कैल्शियम आयंस इसके साथ में रिएक्ट करें और इसको यहां से रिएक्ट करने के बाद साइड में हटा दें। लेकिन ये कैल्शियम आयन कब आएंगे, जब कोई इलेक्ट्रिकल इंपल्स आए, जब किसी तरीके की इलेक्ट्रिकल इंपल्स आए। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगी तो ये कैल्शियम
आयंस इस ट्रोपोनिन को यहां से हटा देंगे, तब जाके ये मायोसिन हेड जो है एक्टिन के ऊपर बाइंड कर पाएगा। और जब बाइंड करेगा उसके बाद में इसके अंदर एटीपी हाइड्रोलिसिस के लिए भी साइट थी, तो एटीपी हाइड्रोलाइज होगी। एटीपी हाइड्रोलाइज करने के बाद क्या होगा, एनर्जी आएगी वहां पे, एनर्जी से मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा आपका। क्लियर हो रही है मेरी बात सभी को? अब देखिए आगे की बात समझिएगा। अब मैं दोबारा बता रहा हूं आपको एक चीज और, कई बार डायग्राम बनेगा तब जाके आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिएगा यहाँ पे मैं फिर से जेड लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं फिर से जेड लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं फिर से जेड लाइन बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं फिर से ये एक्टिन 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 इन सबको मैंने बना दिया। इनके बीचों बीच मैंने मायोसिन को बना दिया, मायोसिन को बना दिया, मायोसिन को बना दिया, मायोसिन को बना दिया। एक मैंने इसकी जो दो जेड लाइन के बीच में यूनिट थी उसका क्या नाम दिया था, क्या कहा था उसे, सार्कोमेयर। मैंने उसको नाम दिया था सार्कोमेयर। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग नॉर्मल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा कह सकते हैं, कहते हैं प्लाज्मा लेमा। लेकिन जो सार्कोमेयर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, जो सार्कोमेयर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसे हम सार्कोलेमा कहेंगे। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सार्कोलेमा कहा जा रहा है यहाँ पे, याद रखना इस बात को। जैसे नॉर्मल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है इसे यहाँ पे सार्कोप्लाज्म कहा जाता है, इसको क्या कहा जाएगा, सार्कोप्लाज्म। और जैसे नॉर्मल सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसे यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जहां जहां जेड लाइन होती है वहां वहां पे ट्रांसवर्स टिब्यूल नाम की चीज होती है। ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको एक बार में। ये ट्रांसवर्स टिब्यूल मैंने बना दी है, ये ट्रांसवर्स टिब्यूल है, इन्हें मैं नाम दे रहा हूं ट्रांसवर्स टिब्यूल। ये जो ट्रांसवर्स टिब्यूल है इससे क्या होगा तो ध्यान से समझिएगा। जहां जहां ट्रांसवर्स टिब्यूल है उसी के एडजेसेंट साइड में ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होते हैं। ये जो यहाँ पे ट्रांसवर्स टिब्यूल थी इसके पास में प्रेजेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे मौजूद था बेटा, इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम आयन भरे होते हैं। इसके अंदर भरे होते हैं क्या, कैल्शियम आयन। तो कुछ लोगों के दिमाग में अब धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। अब क्या होता है, जैसे सपोज करो आपने ब्रेन में किसी चीज को या टास्क को सोचा, अब ब्रेन से क्या होगा, वो न्यूरॉन के थ्रू इंपल्स बन के आएगी नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्या होता है, सपोज करो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई एक इंपल्स आई, वो इंपल्स सीधा यहाँ पे नहीं पहुंचेगी, ये सीधा सार्कोमेयर पे आके एक्ट करेगी। अरे वो तो आएगी किसके ऊपर, बड़ी मसल के ऊपर। ये तो हम सबसे छोटे वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, सबसे इनर पार्ट की बात कर रहे हैं, वहां पे कैसे पहुंचाया जाए। तो देखिए ये सीएनएस से इंपल्स आई, ये आती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास में। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो होता है जहां पे न्यूरॉन खत्म हो और मसल शुरू हो जाए। जहां पे न्यूरॉन खत्म होती है और मसल शुरू होते हो, उन दोनों का जंक्शन, उस पॉइंट को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहेंगे। वहां पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर आके ये इंपल्स क्या कराएगी, इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे उस मसल के ऊपर लगे हुए सोडियम आयन चैनल को ओपन करा देती है। सोडियम आयन चैनल ओपन होने की वजह से वहां पे की संख्या में जो है सोडियम आयन एंटर कर जाते हैं, जिससे वहां पे एक एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, या आप कह लीजिए एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जैसे हार्ट में बन रही थी इसी तरीके से यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स तैयार हो जाएगी। और ये जो इंपल्स है ये पूरे सार्कोलेमा पे स्प्रेड होना चाहिए। तो जब ये सपोज करो इंपल्स आ रही है, ये पूरे सार्कोलेमा पे स्प्रेड होना चाह रही है, लेकिन जहां जहां ट्रांसवर्स टिब्यूल है उसके थ्रू ये इंपल्स अंदर चली जाएगी। ये पूरे सरफेस पे सार्कोलेमा के स्प्रेड हो रही है, लेकिन उसके ट्रांसवर्स टिब्यूल के थ्रू वो जो इंपल्स है या एक्शन पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्स टिब्यूल के थ्रू एंटर कर जाएगी सार्को इसके अंदर, मेयर के अंदर। और सार्कोमेयर के अंदर एंटर करने के बाद में यहाँ पे लगे हुए जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनके अंदर वो
इंड्यूस करेगी या उन्हें स्टिमुलेट करेगी कि आप क्या करें, यहां से कैल्शियम आयन को रिलीज कर दें। और अगर एक बार कैल्शियम आयन रिलीज हो गया तो ट्रोपोनिन वहां से हटेगा, ट्रोपोनिन हटेगा तो मायोसिन उसके ऊपर जाके बाइंड कर जाएगा, और मायोसिन बाइंड करेगा तो उसके बाद में वो एटीपी हाइड्रोलाइज होगी और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो आइए इधर देखिए, देखिएगा यहाँ पे, यहाँ तक की बात तो आई थिंक आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी जो मैं बताना चाह रहा हूं। अब देखिएगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जैसे एक्टिन है, ये एक्टिन है, ये एक्टिन है, अब इस एक्टिन के साथ में ये मायोसिन है, तो मायोसिन हेड यहाँ पे इसके साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, मायोसिन हेड इसके साथ में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जहाँ पे ये जुड़ना चाहते थे वहाँ पे पहले से ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन बैठे हुए हैं, ठीक है, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन बैठे हुए हैं, और ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के बैठने की वजह से ये मायोसिन हेड उसके ऊपर चिपक नहीं पा रहा, उसके ऊपर ये बाइंड नहीं कर पा रहा। और अब क्या हुआ है, अब कैल्शियम आयन यहाँ से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन आया है, उस कैल्शियम आयन ने इसके साथ में रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद में ट्रोपोनिन को वहां से हटाया, ट्रोपोमायोसिन ने उस साइट को अनमास्क किया, मायोसिन का हेड उसके ऊपर बाइंड कर जाएगा, और जैसे ही बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद में एटीपी हाइड्रोलाइज करेगा और क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। और थोड़े टाइम बाद क्या होगा, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, जब ये इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ से ट्रोपोनिन के हटने के बाद में ये इससे जुड़ जाएगा, तो उसके बाद में ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो ध्यान से सुनिएगा क्या क्या उसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज आएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा। अब यहाँ पे जो मायोसिन के हेड थे, उन हेड ने एक्टिन को अंदर की तरफ खींच लिया। पहले नॉर्मल पोजीशन उसकी ये थी, नॉर्मल या रिलैक्स पोजीशन जो मसल के अंदर होगी वो ऊपर वाली है, और जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा तो उसके अंदर ये चेंज आ जाएगा। तो आपने क्या चेंज देखा, आपने सबसे पहली चीज तो ये देखी कि जो मायोसिन था वो अपनी उसी पोजीशन पे बना हुआ है जिस पोजीशन पे वो था, एक्चुअल चेंज जो आया है एक्टिन के ऊपर आया है। तो थिन फिलामेंट्स ने थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड किया है, थिन फिलामेंट्स आर स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट्स। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को। दूसरा, आप यहां पे देखिए, आप यहां पे देखिए, ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, ये आई बैंड है, ये आई बैंड है, ये बैंड है, ये एच जोन है। आपको क्या बदलाव लगा इसमें, आपको अगर देख पाओ ध्यान से तो आई बैंड छोटे हो गए नहीं हो गए पहले से, एच जोन बिल्कुल खत्म हो गया, एच जोन डिसअपियर हो गया नहीं हो गया। ए बैंड में कोई बदलाव नहीं आया, देखो ए बैंड जितना जैसे पहले था एज इट इज अभी है, ए बैंड में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। तो जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी आई बैंड शॉर्ट हो जाएंगे, एच जोन डिसअपियर हो जाएगा, ए बैंड रिमेन सेम। क्लियर है, क्लियर है। इसी चीज को कहा जाता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है, इसी चीज को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहा जाता है। तो यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आप यहाँ पे आई बैंड शॉर्ट हो गए, यहाँ पे आई बैंड छोटे हो गए, एच जोन डिसअपियर हो गया, और ए बैंड रिमेन सेम, वो ऐसा ही रह गया जैसा वो पहले हुआ करता था। और ये जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है यहाँ पे, इसी मैकेनिज्म को हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। एंड इट वाज गिवन बाय हक्सले एंड हेंसन,
जिनके नाम पे हेंसन जोन रखा गया था, ठीक है जी, जिसके नाम पे एच जोन नाम रखा गया इस चीज का। सभी को क्लियर है? पक्का क्लियर है? चलिए, तक स्केलेटल मसल को बहुत सारे मसल बंडल जिन्हें हम लोग फेसिकल्स कह रहे थे वो मिलके बना रहे थे। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा मसल का बंडल है जिसमें बहुत सारे फेसिकल्स आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। देखो इन्हें लिखा हुआ है दीज आर मसल फेसिकल्स विच आर फॉर्मिंग दिस। अब ये जो मसल फेसिकल्स थे, अगर एक बंडल को हम लोग और एनलार्ज करके बनाते हैं तो उसके अंदर और छोटे छोटे बंडल मिल रहे हैं। तो जो बड़े बंडल को कवर कर रहा था उसे कहा एपिमाइसियम, जो इन बंडल्स को आपस में जोड़ रहा था वो था पेरीमाइसियम, और इन बंडल्स के अंदर और जो हमारे छोटे बंडल्स थे जिन्हें मसल फाइबर कह रहे हैं उन्हें आपस में जोड़ने का काम कर रहा है एंडोमाइसियम। और इस मसल फाइबर के अंदर आपको सबसे छोटा मायोफाइब्रिल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है जी। तो ये एक एनलार्ज स्ट्रक्चर था। और उसके अलावा इन मसल फाइबर्स के साथ में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? ब्लड कैपिलरीज मिल सकती हैं। और देखो यहाँ पे क्या, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मायोफाइब्रिल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या लिखा हुआ है? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे देखिए स्केलेटल मसल्स मसल बंडल से बने हुए थे। फेसिकल्स को एक साथ जोड़ने के लिए कोलाजन का कनेक्टिव टिश्यू था जिसे फेसिया कहा, और हर फेसिकल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर थे, और उन मसल फाइबर को बनाने के लिए बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स थे। तो यहाँ पे बोला मसल फाइबर को लाइन करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी जिसे हम लोगों ने सार्कोलेमा कहा, और जो उसकी साइटोप्लाज्म को इनक्लोज कर रही थी उसे हमने सार्कोप्लाज्म कहा। और हर मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे पैरेलली अरेंज्ड मायोफाइब्रिल्स हुआ करते थे। अब यहाँ पे अगली बात बता रखी है कि मायोफाइब्रिल को, मतलब इस मसल को खोलते हुए चले गए तो मायोफाइब्रिल तक पहुंचे। जब उस मायोफाइब्रिल को डिटेल में पढ़ा तो उसके अंदर हमने देखा कि ये कुछ आई और ए बैंड जैसी लाइंस यहाँ पे जा रही हैं। तो देखिए ईच मायोफाइब्रिल हैज अल्टरनेट अनआइसोट्रोपिक और ए बैंड और लाइट स्ट्राइटेशंस आइसोट्रोपिक या आई बैंड। तो अल्टरनेटिवली वो अरेंज होते हैं, और ये होता है क्योंकि वहां पे दो फाइब्रस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है जिन्हें एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट कहा जाता है। अब एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है उनकी भी बात की जाएगी। इससे ज्यादा तेज ना मोबाइल का डेटा चल जाएगा जितनी स्पीड में चल रहा है दूसरा। इधर देखो, आई बैंड एक्टिन से बने हुए हैं, ए बैंड एक्टिन और मायोसिन दोनों से बने होते हैं और एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड है। ये डायग्राम है, ये एक और डायग्राम है, आप देख पा रहे हो। तो आई बैंड कहाँ पे है, एच जोन कहाँ पे है, ए बैंड कहाँ पे है, जेड लाइन कहाँ पे है, इन दैट डायग्राम यू कैन क्लियरली सी इट। अब यहाँ पे अगली बात बोली गई है कि ए बैंड जो है लाइटर मिडिल रीजन में ए बैंड के एक पार्ट होता है जहां पे केवल मायोसिन मायोसिन प्रेजेंट होगा, उस रीजन को हम लोग क्या कहेंगे? एच बैंड या एच जोन, ठीक है। और ये केवल मायोसिन से बना हुआ है, और इसके बिल्कुल सेंटर से एक लाइन पास करेगी जिसे हम लोग क्या कहेंगे? एम लाइन कहेंगे, जो एच जोन के बीच से पास करेगी। अगली बात बता रखी है कि आई बैंड को बाइसेक्ट किया जाता है डेंस डार्क बैंड द्वारा, ये जो जा रही है जिगजैग जैसी, उसे जेड लाइन कहेंगे। और दो जेड लाइन के बीच का रीजन सार्कोमेयर कहलाएगा। सार्कोमेयर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका? मसल्स का। क्लियर है मेरी बात सभी को? अब यहाँ पे क्या होगा, यही बात इन्होंने दोबारा इसको रिपीट किया है। अच्छा, अब आती है बात एक्टिन कैसे बना होता है। तो एक्टिन को बनाने के लिए दो फिलामेंटस एक्टिन है, और फिलामेंटस एक्टिन को बनाने के लिए ग्लोबुलर एक्टिन है, और एक्टिन के ऊपर दो और प्रोटीन है जिन्हें ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन कहा। वो एनसीईआरटी का डायग्राम रहा। दो एक्टिन के ऊपर ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन तो आपको रेगुलरली रस्सी के जैसे दिख रहा होगा, और बीच बीच में आपको जो है 3 सब यूनिट से बनी हुई ट्रोपोनिन दिख रही होगी। अब जो टू फिलामेंटस ट्रोपोमायोसिन है वो ग्रुप्स ऑफ एफ एक्टिन या डबल हेलिक्स के चारों तरफ रैप होते हैं। ट्रोपोनिन 3 सब यूनिट से बनी होती है और ये रेगुलर इंटरवल पे प्रेजेंट होती है ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। अब रेस्टिंग स्टेज में जब रिलैक्स है, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, तो ये जो ट्रोपोनिन की सब यूनिट है ये मास्क करती है या हाइड करती है बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन को ऑन द एक्टिन फिलामेंट। मतलब मायोसिन का हेड एक्टिन फिलामेंट के ऊपर बाइंड ना कर पाए, इसीलिए ट्रोपोनिन उसे मास्क करके रखने का काम करेगी। अब आती है बात मायोसिन की। तो मायोसिन को बनाने के लिए एक मोनोमरिक प्रोटीन होती है जिसे हम लोग मीरोमायोसिन कहते हैं। मीरोमायोसिन में दो पार्ट होते हैं, हैवी मीरोमायोसिन और वो ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म को बनाता है जो आउटवर्ड प्रोजेक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, और लाइट मीरोमायोसिन या एलएमएम दैट विल फॉर्म द टेल पार्ट।
और ग्लोबुलर हेड वाले पार्ट के अंदर आपको दो चीजें देखने के लिए मिलती हैं, एक तो एक्टिन से बाइंड करने वाली साइट मिलती है और दूसरा एटीपी बाइंडिंग साइट मिलती है। और बेटा ध्यान से सुनिएगा, यही लिखा हुआ है ग्लोबुलर हेड हैज एटीपीएस एंजाइम एंड इट हैज बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन, ये बात थी। अब इसमें इन्होंने ना